guys, welcome to YouTube channel of Biology Academy by Chem Academy. I am Avantika Bansal, biology expert on Chem Academy. आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो गेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने वाले सक्सेस गारंटी टॉपिक दैट इज हार्मोन्स। और हार्मोन्स भी कौन से? एनिमल हार्मोन्स। यू मस्ट बी नोइंग कि इस एनिमल हार्मोन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी वे में फटाफट हम इसको आराम से कर लेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ वीडियो हम देखने वाले कुछ PYQ क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि रिसेंटली आए हुए हैं। सो बिल्कुल देर मत कीजिए, अच्छे से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस पूरे लेक्चर को देखिए। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं जल्द ही तो उसके भी नोटिफिकेशन आपको आए और आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकें। So let's get started with the today's lecture, that is hormones or we can say endocrine system. Endocrine system ये हम किस में देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं एनिमल्स में। हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की बात कर रहे हैं और इसमें हम देखने वाले हैं हॉर्मोन्स के बारे में। तो हॉर्मोन्स, अगर आप में से किसी ने भी हॉर्मोन्स का नाम सुना है या पता होगा हॉर्मोन्स कि हॉर्मोन्स कैसे होते हैं। भाई हॉर्मोन का मतलब क्या होता है कि टू एक्साइट या फिर गेट मूविंग। अभी समझो यहाँ पर अगर एक कोई सेल है या फिर एक कोई ऑर्गन है, इसको अपने दूर दराज में कोई दूसरा ऑर्गन बैठा है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने, उसको बोलना है कि देख तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। अब ये ऑर्गन तो यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाएगा नहीं। समझो आपका ब्रेन को स्टमक को इंस्ट्रक्शन देने हैं तो आपका ब्रेन स्टमक के पास मूव करते हुए जा रहा है। इट विल बी सो वियर्ड, ये नहीं हो सकता है, राइट। सो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन नंबर 1 क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज कर देगा जो कि ऑर्गन नंबर 2 के पास जाएगा और ऑर्गन नंबर 2 को इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम ऐसे 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 ये काम कर दो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये मूविंग कर रहे हैं, प्लस ये किसी चीज को एक्साइट कर रहे हैं। यानी कि जो ऑर्गन नंबर 2 है इसको क्या कर दिया इन्होंने, एक्साइट कर दिया। कैसे? एक मैसेज देके। तो तो हार्मोन किसी भी टारगेट सेल के पास जाता है। क्या इसने कोई भी न्यूट्रिटिव में कोई भी कुछ भी प्रोवाइड किया? क्या इसने न्यूट्रिटिव कोई फूड या न्यूट्रिटिव कंडीशन प्रोवाइड की? नहीं, इसने सिर्फ इतना किया, जाके जैसे हम गाड़ी को समझ सकते हैं, गाड़ी क्या करती है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पैसेंजर को ले जाती है, वैसे ही हार्मोन मैसेज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर जा रहा है। तो ये हार्मोन को हम क्या बोल सकते हैं? इस हार्मोन को बोल सकते हैं नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल। इसमें कोई भी न्यूट्रिटिव चीज प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन न्यूट्रिटिव होता है। इसका सिर्फ इतना सा काम है कि एक जगह से मैसेज उठाए और दूसरी जगह पे मैसेज जाके पहुंचा दे। ठीक है, और ये आते किसके अंदर है? ये आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर यानी कि ये जो हॉर्मोन्स है किसके थ्रू ट्रैवल कर रहे होंगे? ये हार्मोन आपकी बॉडी में जो एक प्यारी सी रिवर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ब्लड, उसके थ्रू ये हॉर्मोन्स ट्रैवल कर रहे होंगे। इन हार्मोन, ये जो हार्मोन है किसी भी डक्ट में एंटर नहीं करते, ये डक्ट लेस काम करते हैं। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी डक्ट लेस काम करती है, इसमें कोई डक्ट नहीं आती है। सीधा कोई भी ऑर्गन है वो हार्मोन को रिलीज करेगा, ब्लड में जाएगा और जो भी टारगेट सेल है उसको ब्लड के थ्रू ही ये हार्मोन्स मिल जाएंगे। इसलिए डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का यही मतलब होता है कि डक्ट लेस होना। वहीं जो एक और होते हैं जो एक्सोक्राइन होते हैं उसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि उसमें आएंगे ऑयल ग्लैंड, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, तो वो इसमें आते हैं। पर यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे हार्मोन्स या फिर हम कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी बात शुरू करते हैं, हम किसी की भी बात शुरू करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है ये हार्मोन जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस हार्मोन को पता कैसे चलता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है? मुझे उस ऑर्गन नंबर 2 के पास ही जाना है, क्योंकि ये तो बह रहा है, ये तो आराम से ब्लड में बह रहा है। इसको कैसे पता कि इसको ऑर्गन नंबर 2 के पास जाना है? सिंपल, ऑर्गन नंबर 2 के पास रिसीवर प्रेजेंट है। ऑर्गन नंबर 2 क्या कर रहा है? उस हार्मोन को रिसीव करेगा। उस हार्मोन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। अगर कहीं भी किसी के घर जाते हैं
तो वो जो होस्ट होगा वो अपने घर के बाहर आपका वेट करेगा, क्योंकि अभी आप नए नए हैं, आपको पता नहीं है भाई उनका घर कहाँ है, तो वो क्या करेंगे, वो घर के बाहर आके आपको रिसीव करेंगे। ऐसे इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए इस ऑर्गन के पास कुछ रिसीवर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये रिसेप्टर इस हार्मोन को रिसीव करेगा। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं या फिर ये सेल के अंदर भी हो सकते हैं। ये रिसेप्टर्स दो जगह हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ये हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में, या मैं बोल सकती हूँ सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हार्मोन्स सोचते कैसे भाई, उनको कहाँ जाना है, वो कैसे सोचेंगे, कौन सा हार्मोन बोलेगा कि मुझे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करना है, और कौन सा हार्मोन बोलेगा कि मुझे अंदर जाना है। तो उसके लिए बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन है, हार्मोन को डिवाइड किया गया। हार्मोन्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स हैं, और एक हार्मोन्स होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल जो हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वाटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डरती है। तो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि ये किससे बाइंड होंगे, ये बाइंड होंगे उन रिसेप्टर्स से जो कि पीएम पे प्रेजेंट है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। वहीं जो लिपिड सॉल्यूबल वाले हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत खुशी खुशी क्रॉस कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में, दे विल बी वेरी हैप्पी टू क्रॉस इट। सो यहाँ पर लिपिड सॉल्यूबल वाले के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, इनसाइड द सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, इनसाइड द सेल। तो इस हिसाब से हार्मोन्स डिवाइडेड होते हैं, या तो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स हो सकते हैं। अगर हम लिपिड सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स के टाइप भी देख लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा हार्मोन लिपिड सॉल्यूबल होता है और कौन सा हार्मोन वाटर सॉल्यूबल होता है। तो सबसे पहले लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि कैसे हार्मोन, किसके बने होंगे, कोलेस्ट्रॉल के बने होंगे। यस, हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के भी बने होते हैं, विदाउट एनी डाउट। कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। इस तरीके से कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टेरॉइड से बने होते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। ऐसे ही कुछ और हार्मोन्स भी हैं जो लिपिड सॉल्यूबल तो हैं लेकिन स्टेरॉइड से बने नहीं होते। वो किससे बने होते हैं, वो होते हैं थायराइड हार्मोन। दे आर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन यानी कि कौन आते हैं, T3 एंड T4 होंगे। इसके बारे में हम और देखने वाले हैं, जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम इनके बारे में और देखने वाले हैं, T3 एंड T4 हार्मोन के बारे में। ये हार्मोन्स भी कैसे हैं, लिपिड सॉल्यूबल है, यानी कि इन सब के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स, तो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला हार्मोन अगर हम देखें, अमाइन हार्मोन्स होता है। पहले हार्मोन्स हैं अमाइन हार्मोन्स। आपने कभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है, बहुत बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कभी आप लोगों ने गौर से देखा होगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसे अमाइनो एसिड बोलते हैं। एक तरफ उसके पास अमाइन ग्रुप होता है, एक तरफ उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर मैं इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दूं, अगर मैं इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव कर दूं और उससे अगर मैं कोई हार्मोन बना रही हूं तो उसको बोलते हैं अमाइन हार्मोन। एज सिंपल एज दैट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई नो, बिल्कुल बेसिक सा है, पता होना चाहिए। तो अमाइन हार्मोन्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। आप लोगों को पता होगा ये कौन सिक्रीट करता है, फटाफट सोचिए इन दोनों हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है। इसके अलावा डोपामाइन। ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स कौन से होते हैं, अमाइन हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन एक इम्पॉर्टेंट है, मेलाटोनिन।
तो ये सबको किसने रिलीज किया, इन सभी को रिलीज किया है अलग अलग ऑर्गन्स ने, लेकिन ये सारे अमाइन हार्मोन्स हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करें तो नेक्स्ट होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। होते ये भी अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें और पहले वाले में। पेप्टाइड हार्मोन में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं और उसकी चेन से बनता है एक पेप्टाइड हार्मोन। इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3 से लेकर 49 अमाइनो एसिड्स। यस, इसमें टोटल 3 to 49 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, फिर इसको बोला जाएगा पेप्टाइड हार्मोन। इसके एग्जाम्पल होते हैं एंटी डायरुरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डायरुरेटिक हार्मोन का नाम पढ़ के ही आप उसका मतलब समझ सकते हो। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आप इसका मतलब ऐसा का ऐसा समझ सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं। ये सारे हम क्या देख रहे हैं, ये सब हम वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स देख रहे हैं। तो कुछ हार्मोन प्रोटीन हार्मोन भी होते हैं। इन प्रोटीन हार्मोन में अमाइनो एसिड की जो चेन है वो ज़्यादा लंबी होगी। इसमें 50 से लेकर 200 तक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे इसमें। इसके एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन के अलावा ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं प्रोटीन हार्मोन्स में। इन सब की किस में होगी, प्रोटीन हार्मोन्स में होगी। ऐसे ही कुछ प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होके आते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों से मिलके बना होगा, यानी कि ग्लाइको प्रोटीन से मिलके बना होगा। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें जो नाम आते हैं वो होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो इन दोनों चीज़ों से मिलके बना होता है, ग्लाइको प्रोटीन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग प्रोटीन। तो ये सारे जो प्रोटीन्स हैं, कुछ वाटर सॉल्यूबल के एग्जाम्पल देखे हमने, कुछ लिपिड सॉल्यूबल के एग्जाम्पल देखे। इसके बारे में अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है कि हर हार्मोन का किस तरीके से सब काम करते हैं। अभी वो डिटेल में और आने वाला है, कौन सा ग्लैंड इनको रिलीज करता है, इनका काम क्या है, एक एक करके हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत अच्छे लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं जो आपको सभी एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे अगर हम देखें तो आगे आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म होता कैसे, भाई वो एक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। तो दोनों के एक्ट करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी अबाउट दैट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होगी एक ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ने क्या किया, ब्लड वेसल ने रिलीज कर दिया किसी हार्मोन को। इसने किसी स्पेसिफिक हार्मोन को कर दिया है रिलीज। अब ये स्पेसिफिक हार्मोन कहाँ जाएगा, ये स्पेसिफिक हार्मोन बह रहा है पूरे सेल्स के आसपास। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है और इन सेल्स के आसपास ढूंढ रहा है कि इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, ढूंढने के साथ साथ ही ये जो है सेल के अंदर एंट्री मार सकता है, यानी कि सेल के अंदर जाकर भी ये ढूंढ सकता है कि इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर सकता है क्रॉस, एज सिंपल एज दैट। तो इसने क्या किया, इसने कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकता है। इसने कर लिया न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्रॉस। जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर घुसता है तो ये क्या देखता है, अरे मेरा तो रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है। इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे आ गया इसका रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या बनाएगा, न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब ये कॉम्प्लेक्स जाएगा डीएनए के पास। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जाता है डीएनए के पास। डीएनए में इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे बन जाता है आरएनए, जिससे क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। और एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके बना लेता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन से सेल में हो जाता है रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, सेल को डिवाइड करना हो सकता है, सेल की ग्रोथ करना हो सकता है, सेल में किसी चीज़ की सिंथेसिस बढ़ाना हो सकता है, किसी चीज़ की सिंथेसिस घटाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके से लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन वर्क करते हैं। वो डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस के अंदर बने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, वो बाहर किसी चीज़ से बाइंड नहीं करेंगे। वहीं अगर हम देखें दूसरा मैकेनिज्म जो कि होता है वाटर सॉल्यूबल हार्मोन का, क्या वाटर सॉल्यूबल हार्मोन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर घुसने देगी, क्या डायरेक्टली उसको अंदर घुसने देगी? नहीं। ये जो ब्लड वेसल है इसने तो कर दिया इस हार्मोन को रिलीज। ब्लड वेसल ने क्या किया, किसी भी स्पेसिफिक हार्मोन को उसने कर दिया है रिलीज, और ये कैसा है, ये है वाटर सॉल्यूबल। यहाँ पर ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है एक सेल, यहाँ पे लकीली इसको मिला एक सेल, और इस सेल के पास क्या प्रेजेंट है, इस सेल के पास प्रेजेंट है रिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट है ये रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है, इसलिए सेल इसको अंदर तो घुसने नहीं देगा। तो जैसे ही इस हार्मोन को मिलेगा इसका रिसेप्टर, ये कर लेगा इससे बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर मैसेज तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही पहुंच रहा है, मैसेज को हमें और अंदर तक लेकर जाना है, हमें बिल्कुल न्यूक्लियस के वो डीएनए तक मैसेज लेकर जाना है। तो यहाँ पे अब मैसेज क्या जाएगा, अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल, ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट है वो किसी और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा, ये जो एक्टिवेट होगा ये किसी और को एक्टिवेट कर देगा, फिर वो जो एक्टिवेट होगा वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, और फाइनली ये फिर जाएगा न्यूक्लियस के पास, और उसके बाद रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पर पूरा एक सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा, पूरा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ एक्टिवेट होगी, और उसके बाद जाके हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस टाइप की जो कंडीशन है ये हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक हार्मोन सेल के अंदर एंटर करेगा और एक हार्मोन सेल के बाहर से ही वर्क करेगा। दो टाइप के हार्मोन एनिमल फिजियोलॉजी में हमें देखने। इसके बाद अगर हम फाइनली देखिए ग्लैंड्स को, जो सबसे पहला ग्लैंड है, जो सबका गुरु है, सबसे पहला ग्लैंड जो है वो होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। दो ग्लैंड्स है, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। दोनों अपना अपना काम कैसे करते हैं, और दोनों पूरे बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, हमें वो देखना। तो सबसे पहले अगर हम देखिए हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि ये मास्टर है मास्टर ग्लैंड का भी, यानी कि मास्टर जी कंट्रोल करते हैं सबको, लेकिन उन मास्टर जी को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि मास्टर कौन है। मास्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर, और उसका मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, जो कि कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। तो अगर हम बहुत बेसिक से देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू कौन अटैच होता है, स्टॉक के थ्रू अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ग्लैंड क्या है, ये वाला ग्लैंड है पिट्यूटरी। यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, और ये एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, जिसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस भी। पिट्यूटरी का एक और नाम भी है हाइपोफाइसिस।
पिट्यूटरी दो हिस्सों में बटी हुई आप देख सकते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। यस, एंटीरियर पिट्यूटरी के भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं पास डिस्टेलिस और एक होते हैं पास ट्यूबरैलिस। यहाँ पे जो मेन हिस्सा है वो कौन सा होता है? मेन हिस्सा होगा पास डिस्टेलिस का, मेन होता है पास डिस्टेलिस। वहीं बहुत छोटा सा जो रीजन होता है वो होता है पास ट्यूबरैलिस। यहाँ पे आएगा पास ट्यूबरैलिस। ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि मैक्सिमम रीजन, लगभग 75% ऑफ द वेट ऑफ पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ही लेकर रखता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेचारा थोड़ी सी जगह पे खुश हो जाता है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्स, इसके भी दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्स इंटरमीडिया और एक होगा पार्स नर्वोसा। इसके भी कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से ये पूरा कनेक्टेड होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस है वो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ये हार्मोन क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उनका क्या काम है? उनको कंट्रोल करने का काम है। तो यहाँ पे समझो, बहुत सिंपल सा अगर हम बनाएं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से कोई ब्लड वेसल आ रही है, ये ब्लड वेसल क्या करेगी? ये ब्लड वेसल एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गई, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या बनेंगे? और कैपिलरीज बनेगी, फिर वो कैपिलरीज ज्वाइन होंगी और वो चली जाएंगी पिट्यूटरी से बाहर, वो चली जाएंगी पिट्यूटरी से बाहर। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो हार्मोन्स का आदान होता है, मतलब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को जो हार्मोन्स भेजता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू भेजता है। वहीं यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ हार्मोन्स जाते हैं वो जाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। आई होप आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में बेसिक बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, इस तरीके से। यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो ये न्यूरॉन रिलीज करेगा। ये न्यूरॉन रिलीज करके इसमें एक्सॉन के थ्रू, जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं वहाँ पे इन हार्मोन्स को स्टोर कर दिया जाएगा इन द केस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इन हार्मोन्स को तब तक स्टोर रखा जाएगा जब तक आगे से कोई मैसेज नहीं आता और आगे इन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करना हो। यहाँ पे इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हार्मोन बनाती नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आए उन हार्मोन्स को स्टोर करने का काम करती है। कहाँ पे स्टोर होंगे? ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे क्या किया जाएगा? इन हार्मोन्स को स्टोर किया जाएगा, दैट्स इट। वहीं यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके कुछ और हार्मोन्स को आइदर स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे। यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या करेगा? दो टाइप के हार्मोन बनाएगा, एक बनाएगा रिलीजिंग हार्मोन और एक बनाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? वो इन हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा, किसी नए हार्मोन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया तो उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ने बी हार्मोन को रिलीज कर दिया। वहीं हाइपोथैलेमस ने किसी सी हार्मोन को रिलीज किया जो कि एज अ इनहिबिटरी हार्मोन वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी बेचारा बी हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस इन शॉर्ट कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, वहीं हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ स्टोर कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के काम में। यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन्स में, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने वाले हैं जिसके हार्मोन्स, वो अपने हार्मोन्स को यहीं पे रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से उन हार्मोन्स को कौन लेकर जाएगा? ब्लड वेसल लेकर जाएगी और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा वो। वहीं यहाँ पर ये न्यूरॉन्स खुद पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक चलती हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके हार्मोन्स को स्टोर करके रखती हैं। यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन है, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन।
क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्गन्स इस पोर्टल सिस्टम में आ रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पोर्टल सिस्टम, क्योंकि दो ऑर्गन्स आ रहे हैं। जनरली व्हाट विल हैपन इज, जनरली क्या होता है, हार्ट था, हार्ट ने ब्लड पंप किया, किसी ऑर्गन के पास किया, ऑर्गन से वापस हार्ट में चला गया, जनरली ये होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ब्लड गया हार्ट से ऑर्गन के पास, उस ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन को दिया ब्लड, और फिर यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप का सर्कुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब हम बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में देखने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स को बोला जाता है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, क्योंकि ये कैसी सेल्स हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज कर रही है, इसलिए न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स पे कंसीडर करें, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स देखें कि ये कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस हार्मोन। हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करता है, या सबसे पहला जो उसका हार्मोन है वो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये क्या करवाएगा, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके कुछ और हार्मोन को रिलीज करवाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके वो कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, उस हार्मोन का नाम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। उस हार्मोन का नाम होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और इसने रिलीज करवाया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोलते हैं HGH। क्या बोला जाता है उसको, HGH। नाम से पता चल रहा है क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन। ये पहला हार्मोन है एंड इट विल रिजल्ट इनटू द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन्स। नेक्स्ट अगर हम हार्मोन देखें, नेक्स्ट जो है वो होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोल सकते हैं, रिलीजिंग फैक्टर बोल सकते हैं, एक ही बात है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये क्या करवाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम रिलीज करो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी वजह से पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड को बोलेगा कि भाई तुम अपने हार्मोन्स को रिलीज करो। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब एपी में हो रहा है। एपी मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। थर्ड हार्मोन अगर हम देखते हैं, थर्ड हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडो समझ में ही आ रहा है, गोनाड से रिलेटेड कुछ तो होगा। हार्मोन नहीं लिख रही मैं, थोड़ी सी स्पेस हमारे पास कम है तो हम हार्मोन स्किप कर सकते हैं, मतलब मैं स्किप कर देती हूँ, आप जब नोट डाउन करो तो आप लिख लेना। ये क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के मैसेज देगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक होता है FSH और एक होता है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मिलके दो जगह जाएंगे, कौन कौन सी, फीमेल्स में ये जाएंगे ओवरीज में, मेल्स में जाएंगे ये टेस्टिस में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा और क्या रिलीज करेगा, इसके अलावा यहाँ पर हाइपोथैलेमस रिलीज करता है प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर। ये क्या करेगा, ये वंस अगेन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके क्या बोलेगा, प्रोलेक्टिन रिलीज करो। एंटीरियर पिट्यूटरी इसकी वजह से क्या रिलीज करेगा, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन कहाँ जाएगा, प्रोलेक्टिन जाता है मेमोरी ग्लैंड्स में, दिमाग वाले ग्लैंड में नहीं, मेमोरी ग्लैंड नहीं, मेमोरी ग्लैंड। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है बट दोनों अलग अलग चीज होती है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक और हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH,
ये CRH कहाँ जाता है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या रिलीज करवाता है ये, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कुछ समझ में आ रहा है, एड्रीनो का मतलब कहाँ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा। एड्रीनो का मतलब कहाँ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड से कुछ और हार्मोन्स का रिलीज करवाएगा। फाइनली एक और चीज रिलीज करता है, ये सारे देख लेना, ये सारे रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं, रिलीजिंग हार्मोन है, कोई भी इनहिबिट नहीं करवा रहा है, सब किसी ना किसी चीज का रिलीज करवा रहे हैं। इसी के अलावा अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगली जगह नहीं बची। इसी के अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो एक और हार्मोन को रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम होगा मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जिसका नाम होता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करवाएगा मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट जाएगा डिफरेंट सेल्स के पास और वहां पर जाके मेलानिन पिगमेंट बनवाता है। क्या बनवाएगा ये, मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन करवाएगा। इसके बारे में डिटेल में ऑब्वियसली हम देखेंगे। ये सब थी उन हार्मोन्स के बारे में जो कि स्टिमुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे उन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे जो क्या करवाते हैं, ब्लॉक करवाते हैं, सिंथेसिस को ब्लॉक करवाते हैं, जैसे कि सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ब्लॉक करवाएगा सिंथेसिस की ग्रोथ हार्मोन। ये वाला निशान हमेशा याद रखना है, इसका मतलब होता है ब्लॉक, रोकेगा। ऐसे ही डोपामाइन, ऐसे ही डोपामाइन दो चीजों को रोकता है। एक ये रोकता है PRL को, PRL यानी कि प्रोलेक्टिन को। इसी के साथ साथ ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH को भी रोकता है। इसका काम क्या है, इसका काम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रोकना है। तो ये सारे जो अभी हमने हार्मोन्स देखे हैं, ये कौन रिलीज कर रहा है, ये कर रहा है रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। एंड मस्ट टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आराम से आ सकता है, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर नॉर्मली भी कोई क्वेश्चन इससे आराम से पूछा जा सकता है। इसी बात पे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बायोलॉजी एकेडमी बाय केम एकेडमी का चैनल, फटाफट सब्सक्राइब कर दूँ। इसके आगे अगर हम देखें हर एक हार्मोन का रोल क्या क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें ग्रोथ हार्मोन के बारे में, क्योंकि हमने उसी से ही शुरुआत की है, तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन है वो जाता है सेल्स के पास और सेल्स में जाके क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करवाता है, ग्रोथ हार्मोन वो सारी चीजें करवाएगा जो कि एक जन के लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। इसी के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ लिपोलाइसिस, दैट इज लिपिड का ब्रेकडाउन। अगर लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एनर्जी मिलेगी, दैट इज ATP मिलेगी, ग्रोथ होगा। तो ये किसके लिए हुआ, ये ATP प्रोडक्शन के लिए होता है। इसी के साथ साथ और ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ये लीवर को, ग्रोथ हार्मोन क्या बोलेगा, लीवर को बोलेगा क्या रिलीज करने के लिए, ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए ब्लड में, सो दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो और सेल्स को ग्लूकोज मिल सके और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके ग्रोथ करवा सके। तो इन सभी तरीकों से ये किस में हेल्प कर रहा है, ये सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, और इसको ब्लॉक करता है सोमैटोस्टैटिन। इसके बाद जो हार्मोन्स आते हैं अगर हम देखें तो इसके बाद हार्मोन आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इफ वी टॉक अबाउट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जाता है सीधा थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये किसके पास जाएगा? ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। आपने बहुत सारे टाटा नमक में देखा होगा, टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन 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 आयोडीन, राइट। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को बोलता है 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करने के लिए, एक होता है T3 और एक होता है T4 हार्मोन्स। T3 और T4 हार्मोन्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ एक आयोडीन मॉलिक्यूल का फर्क होता है। T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं और T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं। T4 में क्या प्रेजेंट है? ट्राई आयोडो थायरोनिन है ये। वहीं T4 क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर इसको बोल सकते हैं थायरॉक्सिन। इन दोनों की ही सिंथेसिस करवाने के लिए TSH रिस्पॉन्सिबल है। अगर TSH आया है यानी कि इन दोनों की सिंथेसिस होगी, TSH नहीं है यानी कि इन दोनों की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जब एक बार थायराइड ग्लैंड को मैसेज मिल जाता है कि हाँ भाई हमें इन दोनों की सिंथेसिस करवानी है, तो यहाँ पर अब थायराइड ग्लैंड क्या क्या करता है उसमें हम देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हम देखें तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ये समझो क्या है, थायराइड ग्लैंड का एक फॉलिकल है जिसमें सेल्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। इनको कुछ सेल्स बोला जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स। तो यहाँ पर ये फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच में आप देख सकते हो बहुत सारी जगह है, इसको बोला जाता है ल्यूमेन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ल्यूमेन प्रेजेंट है। इन फॉलिकुलर सेल्स और इस ल्यूमेन में सिंथेसिस होगी ट्राई आयोडोथायरोनिन की या फिर थायरोनिन की। इन दोनों की सिंथेसिस यहीं पे होगी। सबसे पहले व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड में फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट कंज्यूम किया, उसमें प्रेजेंट था आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या होगा? आयोडाइड की एंट्री हो जाएगी फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। तो अगर मैं इसको बहुत जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे समझो फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। इन फॉलिकुलर सेल्स में एंट्री हो गई है आयोडाइड की, ठीक है। ये जो आयोडाइड है मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे? ल्यूमेन में आ जाएंगे, यानी कि इस एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पर एक बार जब ये ल्यूमेन में आ गए तो इनको यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या होता है? थायरोग्लोब्यूलिन। यहाँ पे इनको एक थायरोग्लोब्यूलिन मिलेगा, ये होता है TGB। TGB का मतलब थायरोग्लोब्यूलिन, TGB। इस थायरोग्लोब्यूलिन के पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड। इस टायरोसिन अमाइनो एसिड पे हमें ऐड करवाना है आयोडाइड को। आयोडाइड की एंट्री कैसे होगी? यहाँ पर जब तक ये आयोडाइड ल्यूमेन में आता है तभी आयोडाइड ल्यूमेन में आने के बाद चेंज हो जाता है आयोडीन में, यानी कि ये क्या बन जाता है? I2 बन जाता है। आयोडाइड की जगह ये क्या हो गया? आयोडीन में बन गया। तो यहाँ पर है आयोडीन मॉलिक्यूल। ये आयोडीन मॉलिक्यूल को हम टायरोसिन पे ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। इस आयोडीन को टायरोसिन मॉलिक्यूल पे ऐड कर देना। अगर एक ऐड हुआ है तो उसको बोलेंगे T1, अगर 2 ऐड हुए हैं तो T2, 3 ऐड हुए हैं तो T3, उस हिसाब से। तो यहाँ पे T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, दोनों की फॉर्मेशन हो सकती है। T1 यानी कि एक TGB पे कितने प्रेजेंट है? एक ही आयोडीन प्रेजेंट है। वहीं T2 पे कितने प्रेजेंट होंगे? T2 में 2 आयोडीन प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से T1 और T2 बनता है। अब अगर 2 T2 कंबाइन हो जाएंगे तो वो बनाएंगे T4, ठीक है। और अगर एक T2 प्लस T1 कंबाइन होगा तो ये मिलके क्या बनाएंगे? T3 बनाएंगे। तो इस तरीके से T3 का सिंथेसिस भी हो सकता है और इस तरीके से T4 का भी सिंथेसिस हो सकता है। एक बार यहाँ पे सिंथेसिस हो गया तो T3 T4 ल्यूमेन से आ जाएंगे सेल के अंदर, और सेल से इन T3 T4 को कहाँ जाना पड़ेगा? ब्लड के थ्रू इनको आगे पास होना पड़ेगा। बट हमें जैसे पता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे हैं? ये हार्मोन्स है लिपिड सॉल्यूबल, और ब्लड कैसा होता है? ब्लड होता है वाटर सॉल्यूबल, तो इनको मूव करने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है जो इन्हें मूव करवाएगा। उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या होता है? उस ट्रांसपोर्टर का नाम होता है TBG। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, TBG। ये किस तरीके से एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ कैरियर के तौर पे, और इनको कैरी करेगा ब्लड में। इन दोनों को क्या करेगा? कैरी करेगा ब्लड में और पहुंचा देगा डेस्टिनेशन में। जहां पे भी इनकी डेस्टिनेशन होगी उधर पहुंचाने का काम इन दोनों का होगा।
अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें तो थायराइड हार्मोन का काम आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट में। जो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, हमारी अवेक कंडीशन, हमारी रेस्ट कंडीशन, हमारी फास्टिंग कंडीशन, ये जितनी भी हमारी कंडीशंस होती है, हमारा जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? थायराइड हार्मोन का काम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन मेंटेन करके रखते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को। बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये क्या करके रखते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा इनका और क्या काम है? इसके अलावा यहाँ पर ये इंक्रीज करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को और यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड को ज़्यादा करते हैं, ताकि एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। इसके साथ साथ इनका और क्या काम है? इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ ही यूज करना लिपिड्स को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। क्यों ये करवाते हैं ऐसा? ताकि क्या हो सके? एटीपी की सिंथेसिस हो सके और हमारी बॉडी में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारा काम है दिन भर का, वो हम कर सके। इसी की वजह से हमारा काम हो सके। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर ये जो थायराइड हार्मोन है, ये हमारी ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। थायराइड हार्मोन जो है वो हमारी ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करता है, और अगर किसी भी बच्चे में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो वो उस बच्चे के लिए मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकता है, उसकी बोन ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं होगी। तो साथ ही साथ ये किस में हेल्प करता है? हेल्प करता है ग्रोथ में भी। किस में हेल्प करेगा? ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं थायराइड हार्मोन के। हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी हार्मोन बन रहा है, अगर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया या उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वो अपने हिसाब से अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत बेसिक सा समझो, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया ए, वो हार्मोन गया पिट्यूटरी के पास, ठीक है। पिट्यूटरी से निकला कोई बी हार्मोन जो कि गया XYZ ऑर्गन के पास। इस ऑर्गन ने क्या किया? किसी सी हार्मोन को बनाया। अब अगर इस सी हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये क्या भेजेगा? ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को। क्यों नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है? कि भाई मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर इसका अमाउंट कम होगा तो ये क्या भेजेगा? ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा कि मेरा जो अमाउंट है वो बढ़ाओ, मैं बहुत कम हूँ, मैं इतना कम नहीं होना चाहिए मैं सेल में, तो मेरा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के दो। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशंस एक हार्मोन खुद अपने सिंथेसिस को रेगुलेट करवा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। यहाँ पर ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसके साथ साथ एक और हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को देखेगा कि कैल्शियम का जो लेवल है बॉडी में वो रहे मेंटेन। ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इनको कौन रिलीज करता है? यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास इस तरीके से बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है, जो कि अभी हमने देखे। ये सब क्या है? ये सब बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। इन फॉलिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरा फॉलिकुलर प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये क्या करेंगे? इनका काम होता है रिलीज करना कैल्सीटोनिन को। कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करके रखना। ये क्या करे? उसको डिक्रीज करे, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करे, कम कर दे कैल्शियम के लेवल को, उसको बढ़ने ना दे। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो बोन्स है उनमें एक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल ब्रेक डाउन करते हैं बोन्स का। इनका काम होता है कि बोन को ब्रेक डाउन करें, और अगर बोन का ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियसली उसमें से क्या बनेगा? उसमें से कैल्शियम निकलेगा, जो कि कैल्शियम जाएगा ब्लड में। तो कैल्सीटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, जिसकी वजह से बोन क्या करेगी? बोन करेगी एब्जॉर्ब कैल्शियम को, और जैसे जैसे बोन एब्जॉर्ब करेगी कैल्शियम को, इस तरीके से क्या होता जाएगा? ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो इसका बेसिकली काम
कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको रिड्यूस करके रखे। वहीं अगर हम देखें एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है थायराइड के पास ही, जिसका नाम होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो भी एक ऐसा ही हार्मोन रिलीज करता है जो कि क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखेगा, और इसका नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्लैंड से ही नाम आ रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज, बहुत सिंपल सी बात है। इसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है तो पहला चीज ये ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करेगा। ये ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ ये यहाँ पर और क्या कर सकता है, ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से जो बोन्स है वो टूटेंगी। बोन्स टूटेंगी तो जो कैल्शियम है वो जाएगा ब्लड में। इसी के साथ ये किडनी को बोल सकता है कि रीएब्जॉर्प्शन करो, किडनी को बोल सकता है कि रीएब्जॉर्प्शन करो कैल्शियम का। क्या करो, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम में, तो यू जितना भी ब्लड किडनी से पास हो रहा है उसमें कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा। प्लस ये किडनी को बोलेगा कि सिक्रीट करो कैल्सीट्रायोल। थर्ड ही ये किडनी को इंस्ट्रक्शन देगा रिलीज करने के लिए कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल को और क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल को विटामिन डी भी बोलते हैं। ये कैल्सीट्रायोल क्या करता है, ये कैल्सीट्रायोल जाता है अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास। ये जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जाके क्या बोलेगा कि जितना भी फूड में कैल्शियम आया है उस पूरे को एब्जॉर्ब करो। फूड में जितना भी कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होगा, फाइनली कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कैल्शियम के लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन का काम इतना सा है कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करना है। वहीं कैल्सिटोनिन का काम है कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रिड्यूस करना है। तो दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी में जो बोन्स है उनमें जो कैल्शियम का अमाउंट है वो मेंटेन रहता है। अगर एक भी जना ज़्यादा काम करने लग जाना, अगर एक भी हार्मोन ज़्यादा काम करने लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारी बोन्स को, प्लस हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को भी। तो ये काम होता है थायराइड हार्मोन का प्लस पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसके बाद अगर हम ग्लैंड देखें तो वो होता है एड्रीनल ग्लैंड। और नेक्स्ट ग्लैंड पे जाने से पहले आई वुड सजेस्ट यू वंस अगेन कि फटाफट बायोलॉजी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिए मत। एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों, क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है और रीनल किडनी को बोला जाता है, तो सुप्रारीनल। यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एक होता है बाहर वाला हिस्सा और एक होता है अंदर वाला हिस्सा। जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन, जो कि मैक्सिमम पार्ट ले लेता है एड्रीनल ग्लैंड का, और वहीं जो इनर रीजन होता है उसको बोला जाता है एड्रीनल मेड्यूला। इसको बोला जाता है एड्रीनल मेड्यूला वाला पार्ट। अगर हम यहाँ पर देखिए एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला दोनों ही डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम एड्रीनल कॉर्टेक्स को देखें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स भी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। 3 रीजन्स में ये डिवाइडेड होता है। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे जो आउटर लेयर है यहाँ पे इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद की जो लेयर आती है, सेकेंड जो लेयर है उसको बोलते हैं जोना फेसिक्युलाटा, और जो थर्ड लेयर होती है सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। इस तरीके से टोटल 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। तीनों अलग अलग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो रिलीज करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को, ये रिलीज करेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम के हार्मोन को। वहीं जोना फेसिकुलाटा जो है वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, वहीं जो जोना रेटिकुलरिस है वो रिलीज करता है
जन को। तीनों डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में, जो कि रिलीज कर रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो वो होता है एल्डोस्टेरॉन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का लेवल मेंटेन रखता है। ये रीएब्सॉर्प्शन करवाता है सोडियम का। इसका काम क्या है कि ये रीएब्सॉर्प्शन करवाए सोडियम का किडनी से, इसलिए बोला ना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल्स के लेवल को देख रहा है तो ये रीएब्सॉर्प्शन करवाएगा सोडियम का किडनी से, जिसकी वजह से अगर सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसी के हिसाब से वाटर का भी क्या होने लग जाएगा, रीएब्सॉर्प्शन होने लग जाएगा। तो ये किडनी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सोडियम को रीएब्सॉर्ब करो, और जहाँ जहाँ सोडियम रीएब्सॉर्ब होने लगा वहाँ वहाँ वाटर भी रीएब्सॉर्ब होने लगेगा। रीज़न सिंपल सा है, ऑस्मोसिस मेंटेन करने के लिए, बहुत सिंपल सा रीज़न है। तो ये ऐसे ही नहीं चलता है, ये पूरे सिस्टम चलता है। एक होता है जिसको रास सिस्टम बोलते हैं। रास का मतलब क्या होता है, आर से होता है रेनिन, ए से होता है एंजियोटेंसिन, बी ए से होता है एल्डोस्टेरॉन, और एस से होता है सिस्टम। अब देखो, जैसे ही ब्लड में जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है वो रिड्यूस हो गया, बीपी रिड्यूस हो गया यानी कि वाटर का कंटेंट जो है बॉडी में कम हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर किडनी क्या करने लगेगी, किडनी रिलीज करने लगेगी एक हार्मोन जिसका नाम होता है रेनिन। किडनी ने क्या कर दिया, एक हार्मोन रिलीज कर दिया जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन ब्लड के थ्रू मूव करेगा और ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाएगा लीवर में। लीवर में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंजियोटेंसिन 1। कौन करेगा इसको कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने। ये एंजियोटेंसिन 1 भी वंस अगेन ब्लड के थ्रू आगे पहुंचेगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में जाके इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में किसने कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने। यहाँ पे कन्वर्जन के लिए एंजाइम कौन सा प्रेजेंट था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एस भी बोलते हैं, कन्वर्टिंग एंजाइम एस। इसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो मूव करेगा, मूव करते करते पहुंच जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड में जाके किसकी सिंथेसिस करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन की सिंथेसिस करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करेगा। सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम का अगर एक बार रीएब्सॉर्प्शन होने लग गया तो वाटर का भी रीएब्सॉर्प्शन होगा। फाइनली क्या हो जाएगा, बीपी फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता है रास सिस्टम, और इस तरीके से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इसमें हेल्प करता है। क्या इसमें पिट्यूटरी ने बिल्कुल भी कंट्रोल किया इसको, नहीं, पिट्यूटरी इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही है, पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसमें बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं हॉर्मोन्स, जैसे कि कॉर्टिसोल, इसी के ही टाइप होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल होता है फर्स्ट, देन इज कॉर्टिकोस्टेरॉन, नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉन, और एक और टाइप होता है जिसको बोला जाता है कॉर्टिसोन। तो इस तरीके से 3 टाइप के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं। ये तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना, लिपोलाइसिस करवाना, स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। बहुत सारे फंक्शंस है। पहला है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाते हैं। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जितने भी मॉलिक्यूल्स बने, अमाइनो एसिड्स वगैरह बने, उससे क्या करवाना है, इनको ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना है।
ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है। उसी के साथ साथ लिपोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि लिपोलाइसिस में मतलब लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि उससे भी क्या होगा, वंस अगेन उससे भी फॉर्मेशन हो सकती है ग्लूकोज की। तो ये करवाते हैं लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस के साथ साथ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेस में। कोई भी अगर स्ट्रेस कंडीशन होगी जिसकी वजह से बॉडी में अगर ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा है तो उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का किसका काम होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम होता है। ये जिस हिसाब से ग्लूकोज है उसको सप्लाई करवाएंगे, जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उससे उतनी ज़्यादा एटीपी बनेगी, उससे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्ट्रेस से रिलेटेड। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी कॉज करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, समझो अगर हमें लग गई तो हमारी जो कहीं पे भी अगर हमें लगती है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस इन्फ्लामेशन को रोकता कौन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रोकता है। और इसके साथ साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्लो डाउन कर देता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डिप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान में अगर हमने किसी और बॉडी से लेकर किडनी डाली है या कोई और ऑर्गन डाला है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जा सकता है, जिसकी वजह से रिजेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो गया। लेकिन उससे हो सकती है कि और डिजीजेस हो जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो गया है, तो उस हिसाब से पूरा मेंटेन करना पड़ता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को किसने बिल्कुल कंट्रोल करके रखा होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब ACTH रिलीज करेगा तभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जब CRH होगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, तब भी ये सब हो सकता है। तो इसको किसने कंट्रोल किया, इसको कंट्रोल किया पिट्यूटरी ने। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो होता है एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन। ये भी जो है स्टेरॉइड हार्मोन होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स जो है मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम बनता है, इसको मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बनता है आफ्टर द प्यूबर्टी। लेकिन टेस्टीज भी क्या कर रही है, टेस्टीज भी टेस्टोस्टेरॉन बना रही है। तो टेस्टोस्टेरॉन टेस्टीज में भी बन रहा है और एड्रीनल ग्लैंड भी बना रही है, तो इससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन फीमेल्स में एंड्रोजन का बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एंड्रोजन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ईस्ट्रोजन जो है, एक बार फीमेल में अगर मेनोपॉज आ गया तो मेनोपॉज के बाद उनकी ओवरी ईस्ट्रोजन नहीं बना पाएगी, तब ये एड्रीनल ग्लैंड ही उनको ईस्ट्रोजन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड्रोजन मेल्स में एंड्रोजन किसके तौर पे वर्क करता है, टेस्टोस्टेरॉन के। वहीं फीमेल्स में किस में हो जाता है, फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बेसिकली प्यूबर्टी के बाद इसका हाई अमाउंट में इसको रिलीज किया जाता है। फीमेल्स में ये प्रमोट करता है लिबिडो को भी, दैट इज सेक्सुअल ड्राइव। सेक्सुअल ड्राइव को प्रमोट भी करता है, फीमेल्स में करेगा ये प्रमोट। उसके साथ साथ ही जब मेनोपॉज के टाइम जब ओवरी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, तब यही वाला एंड्रोजन से बना हुआ ईस्ट्रोजन को ही यूज किया जाता है बाय फीमेल्स। तो ये किसके बारे में था, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में था। नेक्स्ट आता है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला दो टाइप के हॉर्मोन्स को बनाता है, एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। वन इज एपिनेफ्रिन एंड अनदर वन इज नॉर एपिनेफ्रिन। टू टाइप ऑफ हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एड्रीनल मेड्यूला। ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये दोनों हॉर्मोन्स हमारा जो एकदम से जितने भी वो फास्ट जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं ना, एकदम से जैसे अगर हमें भागना होता है, हमें एकदम से रुकना होता है, एकदम जो स्ट्रेस वाली कंडीशन में जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके लिए हेल्प करते हैं ये दोनों हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स, जब भी हमें भागना है या जब भी हमें डर लग रहा होता है, उन सभी कंडीशंस में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज किया जाता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देती है, हार्ट में इंक्रीज कर देती है, स्केलेटल मसल्स में इंक्रीज कर देती है। वो सारी जगहों पे इंक्रीज कर देगी जिन जिन जगहों पे इम्पॉर्टेंट है फाइट की कंडीशन में, फ्राइट की कंडीशन में, फ्लाइट की कंडीशन में।
जब भी आपको लड़ना है किसी से तो आपको स्केलेटल मसल्स चाहिए, आपको हार्ट अच्छे से पंप करता हुआ चाहिए, एडिपोज टिश्यू अच्छे से ब्रेक करने चाहिए लिपिड्स को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट बन सके। तो ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज ब्लड ट्रांसपोर्ट इन कहाँ का इंक्रीज कर सकता है, ये लंग्स में इंक्रीज करेगा, हार्ट में इंक्रीज करेगा, स्केलेटल मसल में इंक्रीज करेगा, वो सारी जगह पे इंक्रीज करेगा जो जो आप सोच लो आपको फ्लाइट के टाइम लगती है, इन सभी जगह पे इंक्रीज करेगा, एडिपोज टिश्यू में इंक्रीज करेगा। तो ये होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का काम। तो इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये इमरजेंसी के टाइम काम पे आती है। नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है उसको बोला जाता है पेनक्रियास। नेक्स्ट होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास की स्पेशलिटी क्या है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन कैसे, ये ग्लैंड क्या कर सकता है, ये ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज कर सकता है, उसके साथ साथ ही ये ग्लैंड जो है और क्या कर सकता है, एंजाइम्स को रिलीज कर सकता है। तो एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है तो एक्सोक्राइन, हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है तो एंडोक्राइन। यहाँ पे पेनक्रियास के पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है एज एंडोक्राइन। फिलहाल हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में इनके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। ठीक है, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। मेरे ख्याल से बीटा सेल तो आप सभी ने सुना ही सुना होगा, 10th 11th क्लास में हमने बहुत देखा है। बीटा सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं इंसुलिन को, बीटा सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं इंसुलिन को। तो यहाँ पर अल्फा सेल का क्या काम होता है, अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन को रिलीज करना, बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को रिलीज करना, डेल्टा सेल का और एफ सेल का काम है, डेल्टा सेल का काम है सोमैटोस्टैटिन रिलीज करना और और एफ सेल का काम होता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करना। हर एक सेल डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकागॉन की, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन लीवर से ग्लूकोज को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। लीवर से ग्लूकोज को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड में। तो ग्लूकागॉन इन शॉर्ट क्या करता है, ग्लूकागॉन इन शॉर्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज। वही इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन का बहुत सिंपल सा काम है, ये लीवर है, लीवर में ग्लूकोज की एंट्री करवाता है, ये ब्लड से ग्लूकोज लेकर लीवर में डालता है। तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसलिए आपने देखा होगा जिसको शुगर होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, ग्लूकागॉन नहीं लेते हैं। उनकी दवाई जो होती है उसमें इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन नहीं होता, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ा हुआ है ब्लड में, हमें और नहीं बढ़ाना है, हमें कम करना है इसके लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो सोमैटोस्टैटिन है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को ही करेगी ब्लॉक। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लॉक करना इंसुलिन को एज वेल एज ग्लूकागॉन को। दोनों ही ज़्यादा काम ना कर बैठे, इसलिए उन दोनों को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम आता है पेनक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन में। जब पेनक्रियास एक्सोक्राइन फंक्शन करता है तो उसमें ये रोल प्ले करती है। तो ये पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन में इसका रोल है, एक्सोक्राइन। तो इस तरीके से इन्हीं सभी हार्मोन्स का सिंथेसिस होती है और इन्हीं सभी तरीकों से ये क्या करेंगे, ये रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज का अमाउंट हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के ब्लड में। इसके बाद जो ऑर्गन है, इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है ओवरीज एंड टेस्टिस। इसके बाद आती है ओवरीज एंड टेस्टिस की बात, जिनको बोला जाता है गोनाड्स। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन्स को रिलीज कर रही है, दैट इज LH एंड दैट इज FSH। दोनों का ही रोल ओवरीज में ऑब्वियसली अलग होगा, टेस्टिस में ऑब्वियसली अलग होगा। सबसे पहले अगर हम देखें ओवरी में, तो यहाँ पर ओवरी में क्या होता है, ओवरी में कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो डेवलप हो रहे हैं, कुछ फॉलिकल्स ऐसे 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 करके डेवलप हो रहे होते हैं और इनके अंदर प्रेजेंट होता है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो ओवा, या फिर मैं बोल सकती हूँ एग, यहाँ पर डेवलप हो रहा होता है ओवा इन फॉलिकल्स के अंदर।
तो इन फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम किसका होता है? एफएसएच का होता है। एफएसएच किस में हेल्प कर रहा होता है? एफएसएच हेल्प कर रहा होता है डेवलप करने में फॉलिकल्स को। उसके साथ साथ ही एफएसएच करवाता है सिंथेसिस ईस्ट्रोजन की। इसका काम क्या है? ओवरी से सिंथेसिस करवाए ईस्ट्रोजन हार्मोन की, ओवरी को क्या बोले कि भाई ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करो। ये काम किसका है? एफएसएच का है। वहीं अगर हम एलएच की काम देखें तो एलएच क्या करता है? एलएच जो है यहाँ पर ओवरी में ओव्यूलेशन कॉज करेगा। ये क्या करेगा? ये ओवरी में ओव्यूलेशन कॉज करता है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी कि यहाँ से इस ओवरी से रिलीज करवा देगा ओवा को, जिसकी वजह से ओवा कहाँ मूव करेगी? यूट्रस की तरफ मूव करेगी फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से हो सके फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पे ये रिलीज नहीं होगा, ओवा ही रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो इसके लिए इसको रिलीज कर दिया जाता है। प्लस यहाँ पर ये क्या करवाएगा? प्लस यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस भी करवाएगा। प्लस इसका काम क्या है? यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस भी करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो अगर आप लोगों ने कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो फर्स्ट हाफ में जो होती है, फर्स्ट हाफ में ये वाला साइकिल चलता है और अनदर हाफ में ये वाला साइकिल चलता है। जब एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का जो कंटेंट है वो ब्लड में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से दोनों काम करते हैं। एफएसएच अलग काम कर रहा है और एलएच अलग काम कर रहा है। इसके अलावा ओवरीज और भी हार्मोन बनाती है, जैसे कि इनहिबिन हार्मोन, जो कि क्या करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो एफएस और एलएच को ब्लॉक कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ इनहिबिन भी कर सकता है ब्लॉक एलएच एंड एफएसएच को। वो तो सिंपल है कि हर एक हार्मोन अपना नेगेटिव रेगुलेशन भेजता है, लेकिन उसके साथ साथ इनहिबिन भी नेगेटिव रेगुलेशन भेजता है एलएच और एफएसएच को। उसके साथ साथ ओवरी एक और हार्मोन भी रिलीज करता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है रिलैक्सिन जो है डिलीवरी के टाइम रिलैक्स करता है, जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करेगा, वाइडनिंग करेगा हिप्स की, सो दैट क्या हो सके? सो दैट रिलीज हो सके, जो बच्चा है वो क्या कर सके? वो डिलीवर हो सके। तो इसके लिए रिलैक्सिन क्या करवाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस की। ये क्या करेगा? रिलैक्सेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी करवाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस की, जिसकी वजह से डिलीवरी हो सके। तो इसका काम आता है डिलीवरी के टाइम। इसका बेसिकली काम क्या आएगा? डिलीवरी के टाइम इसका रोल प्ले होता है। और एफएसएच और एलएच का रोल तो थ्रू आउट द टाइम होता ही रहता है। एफएसएच और एलएच मिलके ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट भी करवाते हैं, रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाइडनिंग करते हैं हिप्स की ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी कि ये फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या क्या होता है हमने देख लिया। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, हिप का वाइडनिंग, ये सारा जो इतना भी होता है ये सब इन्हीं हार्मोन्स का काम होता है और इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये था एफएसएच और एलएच का रोल फीमेल्स में। अब इन दोनों का रोल मेल्स में भी आता है। मेल्स में भी एफएसएच और एलएच क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करेंगे, स्पर्म्स के प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मेल्स में स्पर्म्स का प्रोडक्शन ही होता है। तो यहाँ पर इनका काम क्या होगा? मेल्स में स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाना। तो नाउ लेट्स गो टू टेस्टिस। टेस्टिस में एलएच का काम और एफएसएच का काम। एफएसएच का मेन काम होता है कि ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाए मेल्स में। एफएसएच टेस्टिस में करवाएगा स्पर्म प्रोडक्शन, वहीं एलएच जो है वो टेस्टिस में प्रोवाइड करवाएगा। टेस्टिस में इसका रोल होगा टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में। ये टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करवाएगा। तो दोनों का ही रोल अलग अलग होता है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं टेस्टिस जो है, टेस्टिस भी क्या रिलीज कर सकती है? इनहिबिन रिलीज कर सकती है, जो कि क्या करेगी? जो कि फीडबैक रेगुलेशन करेगी और नेगेटिवली रेगुलेट कर सकती है वो एलएच को।
ठीक है। तो इसका काम भी क्या होगा, इसका काम भी होता है नेगेटिव फीडबैक करना। ये नेगेटिव फीडबैक करके एलएच और एफएसएच को ब्लॉक कर सकती है। बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है वो है थाइमस। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो थाइमस है, हार्ट के इधर प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमस ग्लैंड। उस हार्मोन को बोला जाता है थाइमोपोएटिन। ये जो हार्मोन को रिलीज करता है उसको बोला जाता है थाइमोपोएटिन। थाइमस जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। ये हमारे इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स है उसके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उन टी सेल्स के मैच्योरेशन को प्रमोट करना का सिग्नल जो है ये थाइमोपोएटिन ही देगा। ये थाइमोपोएटिन क्या देगा, ये थाइमोपोएटिन स्टार्ट करवाएगा टी सेल्स के मैच्योरेशन को, क्योंकि टी सेल्स का मैच्योरेशन जो है वो थाइमस ग्लैंड में ही होता है। तो इसका काम है कि टी सेल्स का मैच्योरेशन करवाए। वहीं जो बी सेल्स होते हैं उनका मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। ये बात थोड़ी सी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो थाइमोपोएटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि थाइमोसिन। सबका यही काम है, सेम काम है कि मैच्योरेशन को प्रमोट करवाना, थाइमोसिन। उसके अलावा थाइमिक फैक्टर, ये सब क्या करवाएंगे, प्रमोट करवाएंगे, स्टार्ट करवाएंगे मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। इसके बाद अगर हम एक और ग्लैंड देखें तो उसको बोला जाता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को पहले माना जाता था कि ये तीसरी आंख भी है, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। पिनियल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन का नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन का काम होता है कि हमारी जो स्लीप वेकअप साइकिल है उसको मेंटेन करके रखे। हमारी जो स्लीप वेकअप साइकिल है वो मेंटेन रखे। तो जैसे 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 नाइट होती जाती है, जैसे जैसे नाइट होगी वैसे वैसे मेलाटोनिन का जो सिंथेसिस है वो बढ़ता जाएगा। वहीं जैसे जैसे मॉर्निंग होती जाएगी वैसे वैसे मेलाटोनिन का अमाउंट कम होता रहेगा। तो ये मेलाटोनिन का बेसिकली काम सिर्फ इतना है कि ये स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन रखे, दैट्स इट। इसकी कंसंट्रेशन हाई कब होगी, इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी नाइट के टाइम। वहीं इसकी कंसंट्रेशन लो कब होगी, इसकी कंसंट्रेशन लो होगी डे के टाइम, दैट्स इट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी हमने पढ़ लिया एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में और कुछ ग्लैंड्स के बारे में। वहीं क्या रिमेनिंग है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिमेनिंग है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि क्या बनाता है, जो कि दो टाइप के हॉर्मोन्स को बना रहा था। कौन कौन से, एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा है एडीएच हार्मोन जिसको बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन करवाए। किसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना इसका काम होता है, ताकि बेबी जो है वो मदर की बॉडी से बाहर आ सके। इसी के साथ साथ ये मेमोरी ग्लैंड का भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से क्या हो जाएगा, जब ये मेमोरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो उसकी वजह से जो मिल्क है उसका इजेक्शन हो पाएगा। मिल्क का क्या हो पाएगा, इजेक्शन हो पाएगा, जिसकी वजह से जो बेबी है वो मिल्क को कंज्यूम कर पाएगा। तो जब बेबी मिल्क कंज्यूम करने वाला होता है तब ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस और ज़्यादा बढ़ जाती है फीमेल्स में, सो दैट जो मिल्क का इजेक्शन हो सके फीमेल बॉडीज। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन का रोल। वहीं अगर हम एंटी डायरुरेटिक हार्मोन का रोल देखें तो एंटी डायरुरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो यूरिन है उसको कॉन्सेंट्रेट बनाता है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाता है यानी कि वाटर रीएब्सॉर्प्शन, किडनी से वाटर रीएब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। किडनी से वाटर रीएब्सॉर्प्शन कैसे इंक्रीज करवाएगा, यहाँ पर ये सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करवाता है, और सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करवा के डायरेक्टली वाटर का एब्सॉर्प्शन हो ही जाएगा। जस्ट लाइक हमने पहले जो एड्रीनल ग्लैंड में देखा था वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हमने देख लिया कि ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क मेमोरी ग्लैंड में जाके मिल्क का इजेक्शन करवाता है, तो यहीं से हमारी प्रोलैक्टिन की भी बात आ जाती है कि प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड में जाके मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है मिल्क का सिंथेसिस करवाना।
तो क्या ये बात है कि प्रोलैक्टिन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में ही बनता है? क्या ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं बनता है? बेशक ये बनता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता कि मिल्क की सिंथेसिस करवा सके। ये ज़रूर मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, लेकिन मिल्क की सिंथेसिस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं करवाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में ही ये मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा। तो ये किसके बारे में था? ये प्रोलैक्टिन के बारे में था। और ये सभी हार्मोन्स हो चुके हैं हमारे। कौन कौन से हार्मोन देख लिए? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एमएसएच हमने देख लिया, मेलानिन बनाता है जो कि स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स हो गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऑक्सीटोसिन एंड एडीएचई, दोनों का काम अलग अलग होता है, ये हमने देख लिया। बाकी सारे ग्लैंड्स भी देख लिया। अब कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स और बच गए जो कि थोड़े थोड़े हार्मोन्स रिलीज करते हैं और जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो ग्लैंड है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इसमें कौन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। तो इसमें जो सबसे पहला हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो क्या करवाएगा? वो रिलीज करवाता है गैस्ट्रिक जूस का, रिलीज करवाएगा ये गैस्ट्रिक जूस का। यानी कि ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करता है स्टमक पे और स्टमक में रिलीज करवाएगा गैस्ट्रिक जूस का। इसका काम होगा कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है, दैट इज GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। क्या है? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, इसको बोलते हैं GIP पेप्टाइड। ठीक है, GIP क्या करता है? ये स्टिमुलेट करवाता है इंसुलिन का रिलीज। इसका काम क्या है? इसका काम है कि पेनक्रियास को बोले कि भाई स्टिमुलेट करे इंसुलिन के रिलीज को, ये इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा और कौन से होते हैं? और होता है सिक्रेटिन नाम का हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है? नेक्स्ट हार्मोन है सिक्रेटिन नाम का हार्मोन। सिक्रेटिन भी वहीं पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहीं पे रिलीज होता है। डिओडिनम इसको रिलीज करती है और इसका काम होता है कि सिक्रीशन करवाए बाइल जूस को एंड पेनक्रियाटिक जूस को। ये दोनों ही जूस डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों के ही सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ इज कॉलेसिस्टोकाइनिन, जिसको शॉर्ट में CCK भी कहते हैं, कॉलेसिस्टोकाइनिन को। ये भी कौन रिलीज करेगा? इसको भी डिओडिनम ही रिलीज करेगा और ये सिक्रीशन करवाएगा पेनक्रियाटिक जूस की, प्लस ये रेगुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को अपना जूस रिलीज करने के लिए। तो एक तरह से गॉल ब्लैडर को स्क्वीज करेगा जिसकी वजह से रिलीज हो जाएगा गॉल ब्लैडर से उसका जूस। तो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियास और उसके साथ साथ ये क्या करेगा? रिलीज करवाएगा जूस को फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से भी ये क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा जूसेस को, सो दैट दे कैन एंटर इन डिओडिनम और जिसकी वजह से क्या हो सके? वंस अगेन जिसकी वजह से डाइजेशन हो सके। ये था पहला जो कि एक्ट करता है। इसके अलावा होता है प्लेसेंटा। इसके अलावा प्लेसेंटा भी एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे ये हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि पहला होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। पहला जो हार्मोन है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसको बोलते हैं HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को ओवरी में और क्या करवाएगा? प्रोडक्शन करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन का। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी देखा तो ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। एक बार जब इस ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप हो गया और ओव्यूलेशन हो गया तो यहाँ से ओवा जो था वो तो निकल गया, लेकिन ये जो फॉलिकल है वो पीछे रह गए। अब ये जो फॉलिकल क्या होंगे? इस फॉलिकल को अब हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दे वोंट बी नोन एज फॉलिकल्स, दे विल बी नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम।
इन कॉर्पस ल्यूटियम से ये क्या करवाते हैं, HCG जो है इनको मैसेज देगा कि तुम रिलीज करो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन होगी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये हेल्प करेंगे, तो दे विल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ ही जो प्लेसेंटा है वो खुद भी रिलीज करती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, उसका खुद का काम भी है कि वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करे, यानी कि उसने कॉर्पस ल्यूटियम से तो काम करवाया ही करवाया लेकिन खुद भी काम किया, ठीक है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। क्या नाम है, ह्यूमन, आई नो थोड़े से लंबे लंबे नाम है लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, कोरियोनिक मैमोट्रोपिन। ये वाला जो हार्मोन है आई एम सॉरी, इसको बोला जाता है HCS हार्मोन। ये HCS हार्मोन कहाँ जाएगा, ये HCS हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट, ताकि क्या हो सके, लैक्टेशन हो सके। तो ये स्टिमुलेट करवाता है मेमोरी ग्लैंड को, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को, सो दैट क्या हो सके, सो दैट लैक्टेशन हो सके, मिल्क प्रोडक्शन हो सके, जिसकी वजह से जो बेबी है वो मिल्क कंज्यूम कर पाएगा। सो फॉर मिल्क प्रोडक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लैक्टेशन के लिए ये करवाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, ये हार्मोन्स रिलीज करता है दिस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अलावा हमने किडनी का देख लिया, किडनी जो है वो रेनिन रिलीज करती है, कैल्सीट्रायोल रिलीज करती है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है दैट इज एरिथ्रोपोएटिन। अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी ने रिलीज किया रेनिन, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा इसने रिलीज किया कैल्सीट्रायोल, जिसको विटामिन डी कहते हैं, उसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा एक एरिथ्रोपोएटिन भी ये रिलीज करता है। ये जो हार्मोन है क्या करेगा, एरिथ्रोपोएटिन जो है वो आरबीसीज की सिंथेसिस को, ब्लड सेल की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, उनकी सिंथेसिस करवाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल, सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ ही हार्ट भी एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। यस, हार्ट भी एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे। वन मिनट। सो यहाँ पर अगर हम देख लें हार्ट के बारे में एक बॉक्स बना के, अगर हम हार्ट देखें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। इसका नाम होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। ये जो हार्मोन है क्या करता है, अब समझो अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स होती हैं, उन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो इन कंडीशन में हो सकता है कि वो फट जाए, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है लेकिन हो सकता है। तो हमें तो वो करना नहीं है, तो हार्ट ये हार्मोन रिलीज कर देता है जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। ये हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। तो ये सारे कुछ ग्लैंड्स थे जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये सारे कुछ हार्मोन्स थे जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक ना एक बन सकता है गेट लाइफ साइंस के पेपर में बिल्कुल आराम से। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके थोड़े से PYQs देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस चैनल को। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिशिएट्स अ सिग्नलिंग कैस्केड बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू अ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। देखो इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। इंट्रासेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर, ऐसा रिसेप्टर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो वो कौन सा होता है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। क्या इंसुलिन सेल के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा इंसुलिन सेल के अंदर, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है। क्या गोनाडोट्रोपिन सेल के अंदर जाएगा? नहीं, वाटर सॉल्यूबल है। एपिनेफ्रिन जाएगा? नहीं, वाटर सॉल्यूबल है। कौन सा जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल है, इसलिए इसमें इतनी हिम्मत है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेल्यूलर में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे बाइंड करके काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो हमें सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं मुझे, जिनमें बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी, मैच द कॉलम करना है। सब हमारे पास गिवन है, हमें सब देख के बस मैच करना है। अब भी हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, हमारा स्लीप पिकअप साइकिल को मेंटेन करता है। तो ये करेगा रेगुलेशन ऑफ सर्कैडियन रिदम।
सर्कैडियन रिदम क्या होती है? सर्कैडियन रिदम वही होती है स्लीप एंड वेकअप साइकिल, स्लीप एंड वेकअप साइकिल को ये मेंटेन करता है। तो ये ऑप्शन तो हो गया कट, हमें पता चल गया ए का है 5th। उसके बाद में कहीं ऑक्सीटोसिन से पूछा मैंने, ऑक्सीटोसिन में 2 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ मिल्क या फिर सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो सिक्रीशन करवाता है मिल्क का। ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, सिर्फ 2 चीजें देखी हमने और आंसर निकल गया। कोलेसिस्टोकाइनिन अगर हम देखें तो क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियाटिक एसिनो सेल्स। जो पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं उसमें से एंजाइम का सिक्रीशन करवाएगा, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाएगा। सिंपल। नेक्स्ट अगर हमें देखूं तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? सिंथेसिस करता है मिल्क का मेमोरी ग्लैंड में। और लास्ट जो है वो है सोमैटोस्टैटिन, दैट इज इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। डी ऑप्शन सही है। कितना इजी क्वेश्चन है और ये रिसेंटली पूछा गया है पेपर में गेट लाइफ साइंस के, बहुत रिसेंटली। एक और क्वेश्चन देख ले, बट उससे पहले आई वुड सजेस्ट फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, जो कि स्टिमुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। which one of the following hormones specifically acts to increase secretion of other hormone? इसमें क्या बोल रहा है कि एक अगर हार्मोन की बात करें तो वो किसी भी स्पेसिफिक ग्लैंड के पास जाके उसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि अनदर ग्लैंड में जाके अदर हार्मोन का रिलीज करवाता है? अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें, क्या थायरॉक्सिन किसी और हार्मोन की सिंथेसिस करवा रहे हैं? नहीं, ये तो बाकी सब काम कर रहा है, लिपोलाइसिस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब पे एक्ट कर रहा है, लेकिन किसी और हार्मोन की सिंथेसिस नहीं करवा रहा। क्या प्रोलैक्टिन करवा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, इसका तो काम ये है, मिल्क में काम है इसका, तो कुछ भी नहीं करवा रहा। एडीएच करवा रहा है? नहीं, ये तो वाटर और सॉल्ट का ही एब्सॉर्प्शन करवा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ACTH जो है, यस, ये वो चीज़ है जो कि क्या करवाती है, जो कि जाकर एड्रीनल ग्लैंड में जाकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस करवाती है, कॉर्टिसोल वगैरह की सिंथेसिस करवाती है। तो वो एक नेक्स्ट हार्मोन होते हैं। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? इसमें ACTH जो आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस है, और ये मैं आपको बता दूं सारे PYQ क्वेश्चंस है, वो भी रीसेंट PYQ क्वेश्चन है, अभी के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और सारे इसमें डाले हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा आपको सारे कॉन्सेप्ट, कौन सा हार्मोन कैसे रिलीज होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे क्या कर रहा है, सब आपको क्लियर होगा। इसके अलावा अगर ये तो एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर इसके अलावा आपको मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आपको मेरे साथ लाइव लेक्चर्स अटेंड करनी है, तो ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आपको बहुत जल्द बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होप you will clear the examination for whichever you are preparing. Thank you so much guys, bye bye.